नमस्कार, मेरा नाम है आनंद शुक्ला और मैं आज आप लोगों को ईरान का जो या ईरान की जो लड़ाई है उसको भारत के साथ जो 1947 में भारत के साथ जो मतलब भारत का जो एक तरीके से कहा जाए आज़ादी था या स्वतंत्रता संग्राम था, उससे कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों के बीच में किस तरीके की बातें और किस तरीके के एक तरीके से कुछ समानताएं या कुछ असमानताएं देखी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान की। देखिए, ईरान का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले बात तो ये समझने वाली है, लेकिन लगभग 700 से 800वीं सदी में जब इस्लाम अपने चरम पे था, तो उन्होंने क्या किया कि ईरान के भी ईरान जहाँ पे है, मान लीजिए ऐसे हो गया, ईरान हो गया, अब इसको पारस, अगर ऐसे बोला जाएगा तो पारस, तो इस पे ईरान इस्लाम ने इस्लामिक जो लोग थे या इस्लाम के जो लोग थे, उन्होंने आकर इस पे हमला किया और यहाँ के जो लोग थे उसको कन्वर्ट करा के इस्लाम या इस्लामिक बना दिया। बात यहीं पर नहीं रुकी और यहाँ के जो मूल निवासी थे पारसी को या तो ज़्यादातर लोगों को उनको मार दिया गया और जो बच्चे वो अपना घर छोड़ के वहां से भागने लगे और कुछ लोग आके भारत में भी आके रुके। भारत में कहाँ पर आज जो पारसी समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई या महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा नाम भारत में पारसी समुदाय का जो था वो टाटा खानदान का, चाहे वो जमशेद जी टाटा रहे हों या रतन टाटा जी रहे हों, जो भी आप कह सकते हैं। एक तरीके से आप देखे होंगे कि पारसी लोगों की पहचान ये होती है कि वो अपने सर पे टोपी लगाते हैं और एक तरीके से अगर उनको ऐसे समझना हो तो एक दो मूवी है उसमें भी कहा गया है कि जैसे एक मूवी थी जिसमें मारो दीगरो करके जो बोला जाता है वो भी वहीं का मतलब उन्हीं का शब्द है। तो ये भी जो था एक तरीके से ये वही का शब्द था, ये वहां का शब्द नहीं, मतलब ये उनकी एक तरीके से भाषा का प्रकार है। तो जो इस तरीके के लोग होते हैं पारसी लोग, वो आकर आज भारत में मुंबई में बसे हुए हैं। बात यह है कि मुंबई में जो लोग पारस से आकर बसे हुए थे उनके पास ना तो अपना घर था और ना ही वहां पे वो लोग किसी के पास, बस एक तरीके से माना जाए जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी वैसे बन के आए हुए थे। सेम वही हाल जो यहूदी की इजराइल में थी, क्योंकि यहूदी बाहर रहते थे, वो बाद में इजराइल में आकर रहे थे। यही सेम हाल पारसी की हुई, पारसी भी मुंबई में आके रहने लगे। इन्होंने देखा कि भारत में जब वो अंग्रेजों के गुलाम हैं, तब यहाँ पर पारसी लोग जो थे ये अंग्रेज के साथ में मिलकर काम करने लगे और प्रशासन में आ गए। प्रशासन में आने के बाद इन्होंने देखा कि प्रशासन के बाद बिजनेस में एक तरीके से माना जाए जो उस टाइम पे जो भी बिजनेस हुआ करते थे उसमें उन्होंने बिजनेस में अपना योगदान या अपने आप को उसमें शामिल करना चालू किया। फिर क्या हुआ, आज वही जो 50,000 पारसी हैं, माना जाता है पूरे विश्व के जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं उसमें से ये पारसी लोग भी आते हैं। एक तो कहा जाता है कि कई अमीर हैं, अंग्रेज को भी या जो भी माना जाता हो, लेकिन अगर कोई एक कौम जैसे मानी जाती है ना कि सबसे ताकतवर कौम अगर आज कोई है, जैसे मान लीजिए ताकतवर, तो इसको मान लिया जाता है एक तरीके से यहूदी, क्योंकि यहूदी के पास अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक यही तरीका है कि वो जितने अपने आप को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मजबूत करेंगे उतना ही बचते रहेंगे। सेम उसी तरीके से ये माना जाता है पर कैपिटा इनकम, या कहा जाए कि सबसे ज्यादा पैसे वाली जो कौम है वो माना जाता है पारसी को। और पारसियों की वर्तमान समय की राजधानी कौन सी है? मुंबई। सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं पारसी समुदाय के? मुंबई में। ये एक बहुत पुरानी मान्यता है कि मुंबई जो है वो आज के समय, या महाराष्ट्र जो है वो आज के समय पारसियों की राजधानी मानी जाती है। और वो मूल निवासी कहाँ के थे? पारस, जिसको आज क्या कहा जाता है? ईरान। अब इसमें एक बात और है कि 1935 के समय ईरान का जो नाम है वो पहले पारस हुआ करता था,
पारस। तो 1935 में ईरान का नाम पारस का नाम चेंज करके ईरान कर दिया गया। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। ईरान नाम का अर्थ होता है, ईरान का मतलब होता है आर्य, और आर्य को माना जाता है श्रेष्ठ, जो कि अपने यहाँ भी माना जाता है। अपने यहाँ भी दो कल्चर माने जाते हैं, आर्य और अनार्य। श्रेष्ठ या जो शासन करते थे, और ये क्या थे, जो थे शोषक वर्ग थे, या जिनका शोषण होता था या जिनके ऊपर शासन किया जाता था, वो कौन हो जाते हैं, अनार्य। यही सेम काम था ईरान का। इन्होंने अपना नाम चेंज किया। ईरान का मतलब होता है आर्यों की भूमि या आर्य जो होते हैं। तो ये एक बात हो गई। अब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, ये तो एक एडिशनल टाइप में कुछ जानकारी थी। हम बात कर रहे हैं कि जो एक तरीके से माना जाए कि 1947 के समय जो भारत था, ये उससे पहले का, उसमें क्या हुआ करता था कि यहाँ पर माना जाता है कि जो भारत में जाति प्रथा जो थी, उसमें 4 तरीके की जाति है, जिसको माना जाए कि जनरल, और एक तरीके से माना जाए, जनरल नहीं कहेंगे उसको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांटते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में, तो ये 4 तरीके की जातियां उस टाइम पर हुआ करती थी। और ईरान में क्या हुआ, अब जो ईरान के लोग आज कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ईरान में क्या हुआ कि जब यहाँ पर इस्लाम का हमला हुआ, या इस्लाम यहाँ पर आए, इस्लामिक लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, तो यहाँ पर जो पारसी लोग थे, जो यहाँ पर छोड़ के भाग गए या कन्वर्ट हो गए थे, वो आज के समय, मान लीजिए 2025-26 के समय, जब यहाँ पर आयतुल्लाह खामनेई, जो यहाँ के खामनेई, जो यहाँ पर इस टाइम के सुप्रीम लीडर थे ईरान के, इनको माना जाता है ये बहुत कट्टरपंथी हैं, इस्लाम को लेकर बहुत कट्टरपंथी होते। कट्टरपंथी, नॉर्मल, लिबरल, ऐसे कोई कुछ नहीं होता है। उसके पीछे का एकमात्र कारण होता है कि उस टाइम की परिस्थिति कैसी है कि वो आदमी जाके सत्ता में बैठ सके। बड़ी गहरी बात है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, आप लिबरल बनेंगे, एक तरीके से माना जाए, जैसे अशोक को माना जाए। अशोक ने जब कलिंग जीता, तब उनको ये समझ में आया कि अब उनकी प्राकृतिक बाउंड्री जो है वो पूरी हो गई, तो अब उनको कहीं पर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जब उनको ये, जैसे मान लीजिए भारत हो और यहाँ पर ये भी जीत लिया, तब उनको लगा कि अब उनको फालतू लड़ाई में नहीं पड़ना है और इसी इतने को सिक्योर करके अपनी जिंदगी या अपना राज्य चलाया जा सकता है। तो उन्होंने धम्म की नींव चला ली। अकबर को यही समझ में आया कि फालतू लड़ाई में नहीं उलझना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो क्षत्रिय समुदाय के लोग थे उनको आगे लाने का प्रयास किया, मराठों को आगे लाने का प्रयास किया। यही काम किया था अकबर ने। तो ये, और उसके बाद शाहजहां आए, वो भी बड़े मतलब ऐसे बहुत कट्टरपंथी नहीं थे, लेकिन जब लगातार सत्ता नॉर्मल होती जा रही थी, तब औरंगजेब को ये बात समझ में आई कि अगर ऐसे रहेगा तो हो सकता है आगे सत्ता चली जाए। तो उन्हें अपने समुदाय के जो कट्टरपंथी समुदाय हैं उनको एक साथ लाने के लिए और उनको एक साथ लेकर युद्ध करने के लिए और सत्ता पाने के लिए ही उन्होंने कट्टरपंथी रूप अपनाया था। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि कट्टरपंथी, नॉर्मल, इस तरीके की कोई चीजें नहीं होती हैं। अपना सत्ता चलाना है, अपने आप को सत्ता में रखना है, इसलिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। तो क्या हुआ कि खामनेई जो थे ये कट्टरपंथी बने, कट्टरपंथी बनकर ईरान में अपनी शासन व्यवस्था को वापस पाया। तो अब क्या हुआ, जैसे खामनेई मारे गए, खामनेई जो है मारे गए, तो क्या हुआ, जो इस टाइम पे जो कुछ लोग हैं, जैसे मान लिया जाए कि वहाँ के ईरान के जो मूल पारसी हैं, जो मूल ईरानी हैं, मूल ईरानी, वो इनके मरने पर, खामनेई के मरने पर खुश हुए, और जो एक तरीके से कहा जाए इस्लामिक थे, जो इस्लामिक थे, वो थोड़ा सा दुखी हुए। अब ये जो लोग हैं मूल ईरानी जो हैं या मूल पारसी जो थे, इनके कहने का मतलब था कि इस्लाम तो हमारे ऊपर थोपा गया था, इस्लाम मेरा धर्म ही नहीं है, तो चाहे खामनेई मारे जाएं या जिंदा रहें, उनसे मेरी कोई मतलब नहीं है। तो ये लोग यूएसए के सपोर्ट से खुश रहते हैं। और जो इस्लामिक लोग हैं, इनको पता है कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे या हम ऐसे साथ में नहीं चलेंगे, तो आगे चल के हम लोगों की सत्ता जो है जा सकती है। तो ये लोग थोड़ा सा दुखी होते हैं। तो वहां पर जो महिलाएं प्रोटेस्ट करती हैं सामने आकर, वो पहली बात तो महिलाएं अपने आप को आगे, क्योंकि एक समय ईरान बड़ा मतलब एक तरीके से खुला राज्य हुआ करता था। 1948 या 35 के बाद से लेकर लगभग 1968 या 70 तक जो है
ईरान में महिलाएं खुला घूम सकती थीं, वहां पे बीच हुआ करते थे, एक तरीके से यूरोपीय कल्चर जो है वहां पे हावी हुआ करता था। फिर खामनेई ने तख्ता पलट किया, इस्लामिक कट्टरपंथी शासन लाया वहां पर, और यूएसए के साथ उनके लगातार रिश्ते बिगड़ते गए। 444 दिन तक कहा जाता है कि यूएसए के जो एम्बेसडर वहां पर हुआ करते थे, जो वहां पर उनका एक तरीके से कहा जाए कि दूतावास हुआ करता था, उनके लोगों को पकड़ के और 444 दिन तक कैद करके रखा गया था, वहां के जो अधिकारी हुआ करते थे। और बात भी नहीं करना चाहते थे ईरान वाले कि डिप्लोमेटिक चैनल से किसी तरीके से हल करके इन लोगों को बाहर निकाला जाए। अब क्या हुआ, जो यहाँ के लोग खुश होते हैं, जो ईरानी महिलाएं हैं, जो मूल अपने आप को पारसी मानती हैं कि हमारे ऊपर तो इस्लाम थोपा गया है, मेरा मूल धर्म जो है वो पारस का है या पारसी है, तो इसीलिए ये लोग यूएसए को सपोर्ट करती हैं। और आधे लोग जो हैं ईरान में, वो इस्लाम को जो सपोर्ट करते थे, मतलब ईरान ये भी आज सपोर्ट हैं, ये भी इस्लामिक, लेकिन ये अपने आप को मूल पारसी मानते हैं, और मूल पारसी जो थे उनके अंदर इस्लामिक गतिविधियां नहीं थी। पारसी धर्म जो था उनका जो पवित्र मंदिर है, पारसी धर्म का जो पवित्र मंदिर है वो है लोटस टेम्पल, जो कि दिल्ली में है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके जानने लायक थी। और अब बात करते हैं यहाँ पर जो अपने यहाँ है वो कैसे हुआ करता था, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली मैटर थी। तो इसमें क्या हुआ कि शूद्र जो थे, एक तरीके से कहा जाए, इनके लिए अंबेडकर सामने आए। अच्छा, अगर अंबेडकर, गांधी, नेहरू अगर ऐसा कुछ बोला जाता है और बाद में जी नहीं लगाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी रिस्पेक्ट कम हो गई है या उनके लिए उनको किसी तरीके से हम लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, जैसे बोस, आजाद, गांधी, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए रिस्पेक्ट कम है, बस ये है कि पढ़ाते समय या बताते समय या बोलते समय अगर जी ना लगाओ, तो ना तो ये एक तरीके से कहा जाए कि कोई वो माना जा सकता है कि ना तो ये कोई संसद चल रही है, ना तो ये कोई नेता वाली बात है कि जब तक जी ना लगाओ तब तक काम नहीं होगा। हम लोगों का मतलब है सिर्फ बातों को समझना बस। तो अंबेडकर जो थे वो खास करके जो शूद्र कही जाने वाली जातियां हैं उनके साथ में लगकर उनको बार बार इन लोगों से आजाद कराने की कोशिश करते थे। अंबेडकर का मतलब तो था ही नहीं कि उनको किसी तरीके से अंग्रेज से आजाद करवाना है। अंबेडकर का मतलब था अंग्रेज से जो आजादी है वो ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण या क्षत्रिय जो हैं वो अगर लेना चाहें तो लें। अगर हमको कोई स्पेशल या किसी तरीके से माना जाए कोई स्पेशल छूट नहीं मिलती है, तो हम लोग जैसे एक तरीके से माना जाए, अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लिया जाए कि अंग्रेज हैं, अंग्रेज, अब इसके नीचे कौन है, उसके नीचे मान लिया जाए ब्राह्मण है, उसके नीचे क्षत्रिय हैं, वैश्य लिख लेते हैं, एक वैश्य हो गए और उसके नीचे शूद्र हो गए। तो ये ऐसे कहा जाता था कि इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं अंबेडकर, और ये जो हैं इन दोनों के ऊपर, ये दोनों मिलके इनके ऊपर राज करते हैं, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय मिलके शूद्र के ऊपर राज करते हैं। और जो अंग्रेज थे वो मेन राज करते थे इन दोनों के ऊपर। हालांकि वो सब लोगों के ऊपर राज करते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा राज करते थे वो करते थे ब्राह्मण एवं क्षत्रिय के ऊपर। तो गांधी जी का मानना था कि ऐसी कोई व्यवस्था ना की जाए या किसी विशेष प्रकार की छूट, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था या गांधी अंबेडकर की जब भी बातें होती थी तो इस तरीके की बातें कोई नहीं होती थी कि पहले तक कुछ दिनों तक कि जिसमें यह कहा जाए कि स्पेशल किसी मतलब शूद्र कही जाने वाली जातियों के लिए कोई स्पेशल प्रावधान बनाया जाए। और गांधी जी इस बात पर थे कि सबको साथ में आजादी मिलेगी, सभी साथ में बढ़ेंगे, क्योंकि गांधी जी सबको साथ में लेकर चलना चाहते थे। लेकिन अंबेडकर का कहने का मतलब ये था कि अगर सबको साथ में ही लेकर चलना है, और वैसे भी जो शूद्र जाति हैं वो एक तरीके से कहा जाए जर्नल की वैसे भी गुलाम है, तो आप लोग भी अंग्रेज के गुलाम रहिए, क्या दिक्कत है। अंबेडकर का ये मानना था कि हम आपके गुलाम हैं तो आप भी अंग्रेजों के गुलाम रहिए। गांधी जी का कहने का मतलब था ये लोग साथ में ग्रो करेंगे और जो अंग्रेज हैं ये यहां से चले जाएं, और अंबेडकर यही नहीं मानते थे। तो मुझे जो अभी तक कुछ समानताएं समझ में आती हैं इन लोगों में, इन दोनों बात में, वो ये है कि यूएसए पारसी, यूएसए
इस्लाम पारसी। तो ये होता है, ये इनके ऊपर राज करता है, और एक तरीके से माना जाए पहले ये इनके ऊपर राज करता था, मतलब ये इनके ऊपर राज करता है और ये इनके ऊपर करता है। तो इनके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर खामनेई मारे जा रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इनको मतलब ये मारे जा रहे हैं तो इनको मारे जाने दो, क्योंकि हमारा जो मूल धर्म है वो तो पारसी है। और यहां पर क्या था कि अंग्रेज थे, फिर उसके बाद में एक तरीके से माना जाए जर्नल थे, फिर शूद्र थे। यहां पर अंबेडकर कहते थे कि जो है मुझे मेन आजादी इनसे चाहिए, और ये कहते थे मेन आजादी मुझे इनसे चाहिए। और यहां पर क्या है, ये लोग मानते हैं कि मेन आजादी मुझे इनसे चाहिए, और ये लोग कहते हैं कि मेन आजादी मुझे इनसे चाहिए। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जो इस्लामिक लोग हैं उनका मेन कंसर्न है कि यूएसए उनके उनमें इंटरफेयर ना करे, और वहां के जो मूल पारसी निवासी हैं बोलते हैं कि ये लोग इंटरफेयर करें, क्योंकि इन्हीं के यूएसए के इंटरफेयर करने की वजह से ही पारसी लोग यहाँ पर आजाद हो पाएंगे। तभी देखो ईरान में जब भी लड़ाई होती है तो वहां की जो महिला होती हैं वो लोग रोड पर आती हैं और एक तरीके से कहा जाए बड़े बड़े प्रोटेस्ट करती हैं। और यही चीज हुआ यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर क्या हुआ कि जो शूद्र कही जाने वाली जातियां थी उनको क्या हुआ, अंबेडकर का मेन मानना था कि हमको इनसे आजादी चाहिए, और गांधी जी का मानना था कि मुझे इनसे आजादी चाहिए। ये एक तरीके की बड़ी बात थी। तो इसीलिए मैंने सोचा था थोड़ा सा इस पे बात की जाए और एक वीडियो बना के इन चीजों पर आप लोगों को बताने की कोशिश किया जाए कि क्या है। जैसा भी हो आप जरूर एक बार बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।